हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है निषेचन। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको पता चल गया ओवम बन गया है, लेकिन अभी ओवम मैच्योर नहीं हो रखा है, वो परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व स्टेज में है। मैंने बताया ना, वो तभी परिपक्व होगा जब उसका, देखो, अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन कब होता है? जब स्पर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपने ओवम के बारे में पढ़ लिया, आपने स्पर्म के बारे में पढ़ लिया। अब इनकी फर्टिलाइजेशन करानी है, सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। गुड इवनिंग मनीषा, तुषार, गुड इवनिंग। ठीक है, क्या होगा निषेचन में? सबको पता है कि अंडाणु और शुक्राणु की निषेचन की क्रिया, यानी कि ये दोनों संलयित हो जाएंगे, इसकी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बोल्ड में आ रहा है या आप कभी इसको डिफाइन करोगे तो सिंपल ये नहीं करोगे, अच्छे से लिखोगे। देखो क्या होगा, स्त्री, पेन ले लेते पहले। ठीक है, ठीक है, स्त्री एवं पुरुष के संभोग यानी कि मैथुन के दौरान शिष्ट द्वारा शुक्र वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ दिया जाता है, यानी कि वीर्य सेचन हो जाता है। ठीक है, यानी कि इंसेमिनेशन हो जाता है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपने डायग्राम देखा है। ठीक है, हमने ये क्या बनाया, ये गर्भाशय है इस प्रकार, है ना, ये योनि मार्ग है। निषेचन की क्रिया क्या है, इसको समझो। ठीक है, इसके भाग पता है आपको, पता है कि अंडाशय है इस प्रकार से। अब मैथुन क्रिया क्या होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो पेनिस क्या होगा, वजाइना के अंदर जा रहा है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, वीर्य सेचन की क्रिया होगी, अर्थात जो पेनिस के द्वारा क्या होंगे, शुक्राणु को छोड़ दिया जाएगा। क्लियर इतनी बात? इस बात को क्लियर रखो। सेकेंड क्रिया यहां पर क्या हो रही होगी, जो आपके अंडाशय में अंडाणु बना है, सेकेंडरी oocyte बना था, वो क्या होगा, यहाँ फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसके पश्चात क्या होगा, वो यहाँ पर एम्पुला में आ जाता है। एम्पुला क्या थी, तुम्बिका थी, है ना, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 14वें दिन में अगर यहाँ पर स्पर्म आ गया, 24 घंटे के अंदर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पर्म और जो ओवम होगा, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु होगा, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसके अंदर भी बहुत विशेष प्रोसेस होगी, एकदम से ऐसा नहीं होगा गया और हो गया फर्टिलाइजेशन और युग्मनज बन गया। इसमें भी अभी आप बहुत कुछ पढ़ोगे, लेकिन अभी ये बेसिक बता रही हूँ कि किस प्रकार से ये क्रिया हो रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, युग्मनज बनेगा, जो कैसी संरचना होगी, द्विगुणित संरचना होगी। क्योंकि आपने जब पढ़ा था स्पर्म कैसी संरचना थी, अगुणित संरचना थी। ओवम की बात करेंगे, ये भी अगुणित संरचना थी। अगुणित संरचना जब मिल जाती है तो ये कैसी संरचना बनाती है, द्विगुणित संरचना बनाती है। इतनी बात क्लियर, सिंपल से बताया इसे। बताइए, प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक नहीं चल रहा है मयंक तिवारी, जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तब बता देंगे हम। 11th क्लास के बच्चे देखना। चलो अब देखेंगे, सेकंड की बात करेंगे, गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए। अब ये वाले पॉइंट यही लिखा है कि गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर के गर्भाशय में प्रवेश करेगा। ठीक है, और अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंचता है। इतनी बात क्लियर? इसी बीच क्या होगा, जो अंडाशय था उससे क्या हो गया, एक अंडाणु मोचित होगा, तुम्बिका क्षेत्र तक जाएगा और जहां पर ये निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो निषेचन आपको पता चल गया है ना। आप क्या लिख सकते हो, जब क्या होगा, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी की फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन नलिका के तुम्बी के क्षेत्र पर होती है। यहाँ पर क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन की हो जाता है। इतनी बात क्लियर? चल आगे। अब इसको समझने से पहले हमें क्या समझना है, देखो, निषेचन तभी होता है, मैंने अभी ये वाली बात मैंने आपको क्लास में भी बताई है, निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचते हैं, तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंचते। अब जैसे मैंने बताया आपको, एक बार क्लास में भी बताया था, फिर से समझो। ठीक है, उसके बाद हम और डिटेल में पढ़ेंगे। शुक्राणु आ गया, ठीक है,
पहले बात करते हैं, अभी यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हुई है, इतनी बात क्लियर। शुक्राणु क्या हो गया, यहाँ अंदर प्रवेश कर गया। अब वो यहाँ पर सिर्फ कितने दिन तक रहेगा, सिर्फ 48 घंटे तक ही वो यहाँ पर रहेगा। वो वेट करेगा कि अंडोत्सर्ग की क्रिया हो, तब जाकर के मैं यहाँ पर अंडाणु से संलयित हूँ। लेकिन अगर इस बीच में किसी भी प्रकार की हम बोलेंगे, अगर यहाँ पर निषेचन यानी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं भी, तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि अंडाणु तो आया ही नहीं ना। तो इसलिए कहा जाता है कि हर कोई सेक्सुअल जो हम कह सकते हैं कि जितना भी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, हम ये नहीं कह सकते उसमें निषेचन की क्रिया होगी ही होगी, ठीक है। वो तब होगी जब यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। वो 48 दिन तक वेट करेगा कि अब आएगी अब आएगी, लेकिन अगर नहीं आई तो फिर निषेचन की क्रिया नहीं होगी, यहीं पर वो समाप्त हो जाते हैं 48 घंटे के बाद। इतनी बात क्लियर। अब इसकी बात अगर हम हटा दे, किसको हटा दे, ये हटा दे, नहीं वह है, स्पर्म आया ही नहीं है, चलो। लेकिन यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई, ठीक है, अंडाणु आ गया, लो आ गया यहाँ पर अंडाणु, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई। अब ये यहाँ पर कितने घंटे तक वेट करेगा, 24 घंटे तक कम करेगी। वो सोचेगी कि अब आएगा अब आएगा, और नहीं आया तो वो गुस्सा होकर के खुद को खत्म कर देगी, सुसाइड कर देगी, मैं नहीं रहती हूँ, अब रहना ही नहीं है मुझे, मैं वेट ही नहीं करूंगी किसी का, ऐसी वाली बात हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। अब देखो इसमें अगर यहाँ पर 24 घंटे के अंदर स्पर्म आ गया तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर किसी को ये नहीं पता होगा ना कि यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रखी होगी। तो आप ये सोचो कि अगर क्या हो रखा होगा, अभी देखो, अभी यहाँ पर वापस हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रखी है। अब ओव्यूलेशन के, ठीक है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होने वाली है 2-3 दिन बाद, लेकिन उससे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, मैथुन की क्रिया हो चुकी है, और स्पर्म को अभी आए हुए यहाँ पर लगा लो 20 घंटे हो गए हैं, ठीक है, 20 घंटे हो रखे हैं, या फिर 30 घंटे हो रखे हैं, 30 घंटे हो रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ओव्यूलेशन की क्रिया होगी तो देखो इसके तो लाइफ टाइम 24 ईयर है ना, और अभी इस स्पर्म की लाइफ ईयर बची हुई है, कितनी बची हुई है, 18 घंटे अभी बच रखा है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 30 घंटे भी मानते हैं, इसने 30 घंटे तक वेट करा, फिर भी अभी इसके कितने घंटे, अभी शायद उस समय 28 थे, अब 18 घंटे बच गई है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्पर्म 1-2 दिन पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, ये स्पर्म यहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है। इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, वो इससे संलयित हो जाता है और फिर निषेचन की क्रिया हो जाती है। क्लियर इतनी बात, सबको क्लियर हो गई। बस ये था बेसिक, समझना जरूरी था, ठीक है। ये समझना भी जरूरी था कि हर इंटरकोर्स को हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर प्रेगनेंसी होगी ही होगी, ठीक है। कुछ में नहीं होती है क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुआ होता है, और कुछ में ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन बाद में होगा लेकिन स्पर्म ऑलरेडी मौजूद है, 1-2 दिन पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रखा है, उसके बाद स्पर्म क्या है, जिंदा है अभी अंदर, और उस टाइम पर अगर ओव्यूलेशन की क्रिया हो गई तो वहां पर फिर निषेचन की क्रिया होगी, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है। क्लियर, सब कह रहे क्लियर, ठीक। चलिए अब देखेंगे, यही कारण है कि जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व संगर्भता स्थिति में नहीं पहुंच पाती। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। इसके बाद अब समझने वाली प्रोसेस ये रही, इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम अंडाणु की संरचना पढ़ते हैं, ठीक है। अंडाणु की संरचना, ठीक है। इसको समझने से पहले वापस हम ओव्यूलेशन में चलते हैं। ये फिमरी है जो कि क्या करेगी, पकड़ने का काम करेगी जैसे ओव्यूलेशन होगा, है ना। आपको पता है कि यहाँ पर अंडाशय में मैंने आपको बताया था कि अंडाशय में कुछ परिवर्तन हो रहे होते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, आपके पास द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन होता है ना इसका, यानी कि सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, क्योंकि अभी इसके अंदर कौन सी प्रोसेस रुकी है, जो अर्धसूत्री द्वितीय हमने मेटाफेज पढ़ा था ना, वो अभी हुआ नहीं है, वो रुका था। और मैंने यहाँ पर ये बताया था कि जब वो क्रिया तब होगी जब स्पर्म इसके साथ संलयित करेगा। इतनी बात क्लियर थी। अब आपको पता है कि द्वितीय गंडक की परतें कैसी थी, इसमें परतें भी तो थी बहुत सारी। द्वितीय गंडक अपने साथ अकेला तो था नहीं। जब हमने द्वितीय गंडक की संरचना को देखा तो
इसके अंदर आपने क्या क्या देखा इसको देख लेते हैं। ये था सेकेंडरी oocyte, है ना। इसके बाहर देखो, इसके बाहर होती है एक परत जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और इसके भी बाहर कौन सी परत होती है, कोरोना रेडिएटा, इस प्रकार से। ये इतनी बात क्लियर थी, सबको पता है ना, ये वाली बात क्लियर थी। ये कौन सी है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और बीच में क्या होती है, एक विटेलाइन झिल्ली प्रेजेंट होती है, इसका स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम पीत पारिता अवकाश कहते हैं, बीच में स्थित होता है ये, यहां अंदर की साइड। इतनी बात क्लियर थी। और आपने इसमें देखा भी था, इसमें क्या होती है, थीका परत भी होती है ना। और कौन सी होती है, एक्सटर्ना इंटरना, दो थीका परत होती है। इस प्रकार से ये अपने आप को बांधे हुए रहता है, छुपा हुआ रहता है इतनी सारी परतों के अंदर। क्लियर इतनी बात। अब क्या होता है, जब ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, ओव्यूलेशन क्या है, अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में मुक्त होना, किसका, जो सेकेंडरी oocyte है इसका, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडक ही कहेंगे हम इसको, अंडाणु ही कहते हैं। लेकिन ये कैसे है, अपरिपक्व अंडाणु है, ठीक है। तो ये अकेला नहीं जाएगा अंदर, ये क्या करता है, इन परतों को लेकर के यहां पर जाएगा, ठीक है। बाकी सारी परत तो हट गई, लेकिन यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, इन परतों को लेकर के ये कहां जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की तुम्बिका पे जाता है, ठीक है। ये कौन सा भाग है, तुम्बिका। इतनी बात किस किस को क्लियर हुई कि जो अंडाणु है, अपरिपक्व अंडाणु है, उसके बाहर जोना पेलुसिडा की परत है, उसके बाहर भी कोरोना रेडिएटा की परत है। इस प्रकार से वो अपने आप को छुपा करके वो जाएगा कहां, तुम्बिका क्षेत्र पे। क्लियर, ठीक ना, समझ में आ गया। अब अगर हम अंडाणु की संरचना देखते हैं तो इस प्रकार से संरचना दिख रही होगी आपको, क्लियर दिख रही है। क्या दिख रहा है, अंडाणु कहां है, मध्य में स्थित है, उसके बाहर क्या है, ये जो ये विटेलाइन ये मेम्ब्रेन झिल्ली दिख रही है, ये यानी कि परिपीतक अवकाश प्रेजेंट है, पिंक पिंक कलर का होगा आपकी। तुम्बिका को इंग्लिश में कहते हैं एम्पुला, अभी बताया मैंने क्लास में, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, परिपीत अवकाश, ठीक है। उसके बाद ये वाली परत जो है इसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्लियर, जोना पेलुसिडा में ये भी याद रखना है, इसमें ZP3 रिसेप्टर लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि पहचानने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिसेप्टर लगे होते हैं, जैसे आपके बॉडी में लगे होते हैं ना इम्यून सिस्टम, कोई वायरस आएगा तो वो पहचान लेगा कि ये वायरस आया है, वो रिसेप्टर उसे पकड़ लेगा। वैसे क्या होगा, जोना पेलुसिडा पर ZP3 रिसेप्टर लगे होते हैं। अब ये रिसेप्टर लगे क्यों होते हैं, ये भी सुन लो। इन रिसेप्टर का काम क्या है, ये सिर्फ मनुष्य के स्पर्म को पहचान सकते, ठीक है। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि अगर डॉगी का स्पर्म आ गया तो वो भी फर्टिलाइज हो जाए, या फिर ये हो सकता है बंदर का स्पर्म आ जाए तो वो भी फर्टिलाइज हो जाए, है ना। तो ये रिसेप्टर का काम होता है पढ़ने का, एक तरीके से पढ़ता है कि हाँ ये मनुष्य का स्पर्म है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं। लेकिन अगर डॉगी या बंदर का स्पर्म होगा तो इसको वो ग्रहण नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर। दूसरा काम ZP3 का क्या होता है, ये केवल एक स्पर्म को ही पकड़ेगा, बाद में जब स्पर्म अंदर जाके क्रिया करेगा ना तो इन रिसेप्टर को तोड़ने का काम कर लेता है, टूट जाते हैं, उसके बाद कोई अन्य जो अनदर स्पर्म होगा वो प्रवेश नहीं करता है। क्लियर। कभी कभी बहुत कम चांसेस होंगे कि 2 स्पर्म अंदर आ जाते हैं, और फिर ट्विंस वगैरह जो वो अलग क्रिया होती है वो हम कभी पढ़ लेंगे शॉर्ट वीडियोस में, ठीक है। तो इतनी बात किस किस को क्लियर आ गई कि किस प्रकार से मनुष्य का स्पर्म मनुष्य के ओवम से ही क्या करेगा, संलयित होगा। इतनी बात क्लियर, क्योंकि इसमें क्या लगे है, ZP3 यानी कि जोना पेलुसिडा के ऊपर ZP3 रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि मनुष्य के स्पर्म को पहचानने का काम करते हैं। क्लियर, ठीक है। अब चलिए सूक्ष्म, ठीक, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये संरचना हमेशा याद रखनी है आपने, आपकी बड़ी बड़ी तक बहुत काम आएगी। अभी आप देखोगे कि एक स्पर्म क्या होगा, अंदर जा करके, सिर्फ देखो कितने संख्या में स्पर्म आते हैं आपको पता होना चाहिए, लगभग 2 से 3 मिलियन 2 से 3 मिलियन स्पर्म
सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब एंटर करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, लगभग सिर्फ 200 स्पर्म जो होंगे ना, सिर्फ 200 स्पर्म आपकी तुम्बिका तक पहुंचते हैं जहां पर अंडाणु रहता है। ठीक है, अब देखो 200 स्पर्म पहुंच रहे हैं तो 200 में 200 को ही सनलाइट हो जाना चाहिए था ना अंडाणु से, लेकिन इन 200 में भी सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ही मादा से सनलाइट होता है। सोचो, है ना अचंभित बात, क्या होता होगा वो स्पर्म जब अंदर जाता होगा, ऐसी क्या क्रिया वो करता है कि यहाँ पर अंडाणु किसी और स्पर्म को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। अंडाणु को सिर्फ एक स्पर्म चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो फिर अंदर आने के लिए सीधा गेट बंद कर देता है। ऐसी प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। सोच रहे हो कितनी वैसी कैसी प्रोसेस है बॉडी के अंदर। सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, देखो अब मैं बताती हूँ। ठीक है, सूक्ष्मांकुर, ये वाली बात भी एक बार बता देती हूँ, इससे रिलेटेड है, पढ़ लो। हाँ ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ओव्यूलेशन की क्रिया बताई ना आपको। मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर क्या पढ़ाया था, नर क्या होगा, चल संरचना होती है ना। नर क्या होगी, चल संरचना होती है। अगर आप शुक्राणु का संरचना देखते हो ना इस प्रकार से, शुक्राणु की संरचना जब आप देख रहे थे तो इसमें टेल लगी होती है ना, इसका मतलब ये गति कर सकता है। इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट था, इसको गति प्रदान करता है, यानी कि ये क्या था, चल था, है ना। लेकिन मैंने बताया कि मादा क्या होती है, हमेशा अचल होती है। उसके हाथ पैर नहीं लगे होते कि वो चल करके जाएगी शुक्राणु के पास, इतनी आफत नहीं आएगी उसकी। वो क्या होती है, अचल होती है। इसका मतलब उसको कोई घसीट करके ले जाने का काम कर रहा होगा, है ना। समझ में आ रहे हो। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको क्लास में भी बताया, लेकिन अभी बच्चे फिर पूछ रहे, इसका मतलब वीडियो ढंग से नहीं देखी थी। देखो ओव्यूलेशन की क्रिया हो गई। अब भाई फिमरी का काम क्या था, पकड़ने का। ओवम को उसने पकड़ लिया। अब भाई फिमरी तो सिर्फ पकड़ेगी ना, वैसे तो नहीं उसको वहां पर आकर के छोड़ करके तुम्बिका में जाकर के ऐसे घुमा फिरा करके छोड़ के वापस आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर देखो अब इससे आगे उसको खुद ही गति करनी है। अब उसके हाथ पैर भी नहीं है तो वो कैसे जाएगा, ना तो वो ऐसे ऐसे करके चल सकता है, ना तो वो पैरों से चल सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, मैंने बताया था यहाँ पर कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसकी संरचना जो होती है फैलोपियन ट्यूब की, वो सीलिएटेड होती है। सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं उसमें, छोटे छोटे ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब वो कैसी गति करते हैं, जो सीलिया होते हैं वो इस प्रकार से गति कर रहे हैं। ये भी बताया था मैंने आपको, याद आ रहा होगा क्लास में जिसने क्लासेस ली है ना। तो वो क्या करेगा, जब स्पर्म ओवम यहाँ पर आ गया तो वो इस प्रकार से गति करते करते उस ओवम को आगे आगे ले जा करके कहाँ ले गई, तुम्बिका तक ले गई। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस प्रकार से जो अंडाणु था वो तुम्बिका तक पहुंच गया। अब चलते हम निषेचन की क्रिया करने। निषेचन की क्रिया करें, वापस से फिर से डायग्राम बनाएंगे। देखो कितनी बार डायग्राम बना दिया, आप भी बनाया करो, जितनी बार बनाओगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी आपकी। ये डायग्राम तो आपको आता ही आता है एग्जाम में, सीख गए होंगे अच्छे से, इससे अच्छा बना सकते हो आप। हाँ बस ये एम्पुला वाले भाग को थोड़ा सा चौड़ा बना दिया करो। ठीक, ये हो गया अंडाशय, इससे लिगामेंट से जुड़ा होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम निषेचन की क्रिया पढ़ रहे, कौन सी कैसी क्रिया होंगी। ठीक है, क्लियर। ये योनि मार्ग है, गर्भाशय ग्रीवा, अभी इसका कुछ काम नहीं, गर्भाशय का काम है। ठीक है, गर्भाशय, ये क्या है, अंडवाहिनी। इसके पार्ट मैंने आपको सारे बताए हैं, जिसने नहीं देखी है वीडियो देखो। लेकिन यहां पर निषेचन में आपको एम्पुला की जरूरत पड़ रही है, तो हम एम्पुला को खोल के देख रहे हैं ना, एम्पुला की बात ही करेंगे, तुम्बिका की बात करेंगे। ठीक, क्लियर। अब क्या करोगे, देखो यहां पर क्या हुआ, स्पर्म एंटर कर रहा है, क्रिया क्या होगी आपको पता है। जब स्पर्म की आप संरचना देखते हो तो इसमें क्या होगा, गर्भाशय, सबसे पहले गर्भाशय ग्रीवा इसमें कुछ काम करेगी, कुछ एंजाइम्स वगैरह रिलीज करेगी। क्या करने के लिए, स्पर्म की संरचना में आप देखते हो ना, इसमें क्या लगी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी होती है,
तो गर्भाशय ग्रीवा इसमें क्या करेगी, यहां पर कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेगी जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को धीरे धीरे कमजोर करते रहे, क्योंकि इस स्पर्म ने आगे चल करके ओवम के साथ फर्टिलाइज होना है। इसके लिए यहाँ पर इसकी सबसे पहले क्या होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। वो कहां पर स्टार्ट होती है, गर्भाशय में हो जाती है। और यहीं पर कुछ जो मैंने कहा ना 1 से 2 मिलियन जो स्पर्म आ रहे थे वो भी मरने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 200-300 स्पर्म ही पहुंचेंगे, उससे ज्यादा नहीं पहुंचने वाले। 100, 200, 300 इतना लगा दो, इतने स्पर्म पहुंचेंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक। अब देखो बीच बीच में बताते भी रहो, कभी कभी वॉइस चली जाती है, मैडम आगे पहुंच जाती है और बच्चे यहाँ पर लगे रहते हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, गर्भाशय से कुछ एंजाइम रिलीज हुए, ठीक है। वो क्या करेंगे, स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी ना सबसे बाहर, उसको कमजोर करना स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये समझो कि उसने क्या पहने, स्पर्म था, उसने बहुत सारे कपड़े पहन रखे, ठीक है। वो आया, मैथुन क्रिया के द्वारा अंदर प्रवेश हुआ, सबसे पहले वो गर्भाशय में तो आएगा। तो गर्भाशय बोलते यार तू सुंदर नहीं लग रहा, तू पैसे कर, पहले तू अपने सारे कपड़े निकाल। सब कपड़े निकाल दिए इसने, ठीक है। और उसके बाद वो जाएगा कहां, यहां। सुंदर मतलब उसको एक साइड से लग दो कि यहां से वो बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह रिलीज कर रहे हैं, उसको खूब सारा नहला धुला रहे हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा रहे हैं। उसके पश्चात उसको कहां पहुंचा रहे हैं, एम्पुला में पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब साफ सुथरा होकर के स्पर्म कहां आ गया है, आपके एम्पुला में आ गया। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर एम्पुला में आ गया। अब मैंने यहां पर क्या कहा, यहां पर प्रोसेस होती है, अलग अलग प्रोसेस। बहुत सारे स्पर्म आ गए ना, इसको मिटा देती हूं, अगर पेज होगा तो ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई? बताओ जल्दी। सबसे पहले क्या हुआ, गर्भाशय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम हुआ था, है ना। पेज ढूंढो, पेज। चलो यहीं पे बता देती हूँ, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, बताओ तब तक आप बताइए कि क्लियर हो गया आपको कि क्या हुआ सबसे पहले गर्भाशय में। उस रिएक्शन को हम कहते हैं कैपेसिकेशन, जहां पर स्पर्म की प्लाज्मा झिल्ली को गर्भाशय के द्वारा हटा दिया जाता है या कमजोर कर दिया जाता है। क्योंकि स्पर्म का याद रखना, स्पर्म पूरा कभी भी अंडाणु के साथ निषेचित नहीं होता है। स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, जो उसके हेड पर था ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो जाकर के ओवम के न्यूक्लियस से संलयित होगा। इतनी बात क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा है, हम पढ़ रहे थे ओवम की संरचना। देखी, ये क्या है, आपका ओवम है। कैसा ओवम है ये, अंडाणु है और कैसा है, अपरिपक्व, ठीक है, अपरिपक्व प्रेजेंट है। इसके बाहर क्या थी, जोना पेलुसिडा, क्लियर। और इसके बाहर क्या थी, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा की क्या है, ये परतें हैं। ठीक। अब स्पर्म कहां से आ रहे हैं, स्पर्म आ गए हैं यहां तक, इसके पास पहुंच गए हैं। ये रेड कलर के स्पर्म बना रही हूं, ये क्या हो गए, कोरोना रेडिएटा को भेदते हुए आगे जा रहे हैं। क्योंकि अब इनका एक्रोसोम भी तो फटना स्टार्ट हो रहा है। तो एक्रोसोम का क्या काम होता है, आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर क्या होगा, अंडाणु को भेदने का काम होगा। यानी कि अंडाणु की जो परतें बनी है उसे भेदने का काम किसका होगा, यहाँ पर जो एक्रोसोम होगा उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, स्पर्म लाइजिंग एंजाइम, उनका काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्रोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किसका, स्पर्म का। ठीक, तो ऐसे नहीं कि एक ही आ रहे, मैंने कहा 200 से 300 स्पर्म पहुंच रहे, तो ये सब के सब कहां जाने की कोशिश कर रहे, इस अंडाणु तक पहुंचने की कोशिश कर रहे। अलग अलग बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं, ये देखो बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं। ठीक है, सबके सब अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ एक ही स्पर्म करते हैं। देखो, जब बहुत सारे स्पर्म क्या कर रहे हैं, इस अंडाणु के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। यानी पॉली यानी कि बहुत सारे और स्पर्म यानी कि स्पर्म,
है ना, पॉलीस्पर्मी। तो इस प्रोसेस को पॉलीस्पर्मी कहते हैं। लेकिन इस पॉलीस्पर्मी को रोकने की दो प्रोसेस होती है। यहाँ पर अंडाणु क्या करेगा, दो प्रोसेस करता है कि किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्पर्म क्या हो, अंदर प्रवेश कर सके, बाकी ये सारे स्पर्म क्या हो, बाहर ही रहे और फिर वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले जो ये स्पर्म जाएगा, इनमें से सबसे पहले गति से जो जाकर के जोना पेलुसिडा पे टकरा जाएगा और अपना न्यूक्लियस वहां डालने की कोशिश करेगा। सबसे पहले जो वो काम करता है वो क्या करेगा, एक देखो दो प्रोसेस होती है पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, एक होती है फास्ट ब्लॉकेज, ठीक है, और एक होती है स्लो ब्लॉकेज। ब्लॉकेज यानी कि क्या होता है, बंद करना। किसको रोकने के उपाय है, फास्ट यानी कि जल्दी रोकना, ठीक है, और एक होता है थोड़ा आराम आराम से रोकने की क्रिया। ठीक है, एक बार में तो वैसे ही स्पर्म रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ढीठ स्पर्म हुए वो भी अंदर जाना चाहे तो उस टाइम पे ये स्लो ब्लॉकेज काम करता है। बताओ इतनी बात किस किस को क्लियर भी, बताइए। क्लियर? ठीक, अब देखो फास्ट ब्लॉकेज में क्या होता है, यहां पर लेयर का विध्रुवीकरण होता है, यानी कि जैसे स्पर्म क्या होगा अंदर जोना पेलुसिडा में जाएगा तो यहां से जोना पेलुसिडा एक एंजाइम्स रिलीज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा, धीरे धीरे ये कोरोना रेडिएटा किसी और स्पर्म को प्रवेश नहीं करने देगी। एक तो ये हो गई, ये किस में आएगा, फास्ट ब्लॉकेज में। इतनी बात क्लियर? अब हम किसकी बात करते हैं, स्लो की बात करते। मैंने कहा ना कुछ ढीठ स्पर्म होंगे वो भी अंदर आ गए इसके साथ साथ, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर इसने इसको पहले टच कर दिया है, ठीक है, तो यहां पर क्या करेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा जोना पेलुसिडा के, जो मैंने कहा ना इसके ऊपर जो रिसेप्टर लगे हुए थे, इसके ऊपर जो रिसेप्टर लगे थे ZP3, जोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर जो लगे थे वो क्या कर देता है, धीरे धीरे उसको डीजेनरेट करने लग जाता है, उनको तोड़ने लग जाता है। ठीक है, जिस कारण अब ये रिसेप्टर किसी और स्पर्म को पकड़ ही नहीं सकते। जब स्पर्म के रिसेप्टर ही नहीं होंगे, जो ओवम के रिसेप्टर ही नहीं होंगे, तो वो स्पर्म को कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम कहते हैं स्लो ब्लॉकेज। बताओ क्लियर इतनी बात? दो प्रोसेस क्या हुई, एक में क्या हुई, ये लेयर बंद होने स्टार्ट हो जाती है, दूसरे में क्या हो जाती है, जो आपके ये रिसेप्टर है ये धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाते, टूटने लग जाते हैं। बताओ इस कारण क्या होगा, सिर्फ एक ही स्पर्म, ये देख रहे हो, सिर्फ यही आगे चढ़ पाया है, इसने जो पहले आएगा वही क्या होगा, ओवम के साथ आगे चल करके फर्टिलाइज्ड होगा। अब यहाँ पर ये प्रोसेस तो हो गई, सारे ब्लॉक हो गए, तो यहाँ पर ये स्पर्म क्या हो जाएंगे, लास्ट में खत्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब धीरे धीरे ये खत्म हो गए, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो यहाँ पर क्या होगी, पॉलीस्पर्मी ब्लॉकेज हो गई है। इतनी बात क्लियर? सिर्फ एक स्पर्म आगे चल गया, वो उसने जंग जीत ली है, इतना खुश हो गया वो। अब आगे जा करके अभी उसका एक्रोसोम भी हट गया, एक्रोसोम में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट थे ना, उसने किस में लगा दिया, सारी जान लगा दी है अंडाणु को भेदने के लिए। क्लियर इतनी बात? इसके बाद क्या करेगा, अब इसका न्यूक्लियस, ये याद रखना स्पर्म पूरा का पूरा टेल के साथ अंदर नहीं पहुंच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में तो उसके गुणसूत्र छुपे हुए हैं, वो कहां जाएंगे, इस ओवम के अंदर प्रवेश करते। और जैसे यहां पर ओवम में प्रवेश करा, अब यहां पर स्टार्ट होता है अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन। सबको पता था कि वो मेटाफेज में रुक गई थी जब हम अंड जनन की प्रोसेस करते हैं, तो यहां पर अब देखो क्या स्टार्ट हो जाएगा, अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर क्या है, ये ओवम है, ये क्या होगा, विभाजित होता है। इसके बाद क्या बनती है, दो बॉडी बनती है, एक बनती है छोटी बॉडी और एक क्या बनेगी, बड़ी बॉडी बनेगी। ठीक है, एक छोटी बनेगी, एक बड़ी बनेगी। जो छोटी बॉडी होती है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है, द्वितीयक ध्रुवीय, है ना। बताओ इतनी बात क्लियर? और जो बड़ी बॉडी बनती है यही क्या होता है, परिपक्व अंडाणु, और यही कहां जाएगा, इस शुक्राणु से निषेचित होने की क्रिया यही करता है। ठीक है, ये परिपक्व अंडाणु जो होगा वो शुक्राणु से संलयित होगा
और उसके पश्चात ये क्या बना देता है, युग्मनज बनाएगा। ठीक है, अब आप सभी को पता है ये भी अगुणित संरचना, अभी अभी बताया ये भी अगुणित संरचना, मिल करके क्या बना दी इन्होंने, द्विगुणित संरचना। तो यहां पर अब एम्पुला में कौन सी संरचना आ गई है, द्विगुणित संरचना आ गई है। क्लियर, इतनी बात किस किस को क्लियर हुई है, किस प्रकार से पूरी अच्छे से प्रोसेस थी। देखो कितना अच्छा बॉडी में इतना फंक्शन चलते, इतने आपके सारे फंक्शन इतने अच्छे होते हैं, तो इसको सिर्फ समझना होता है आपको, किस प्रकार से सिर्फ एक स्पर्म जा रहा है अंदर, क्यों नहीं इतने सारे स्पर्म अंदर जा रहे थे, फिर तो ऐसे जुड़वा से जुड़वा पता नहीं कितने सारे बच्चे पैदा हो जाते एक साथ चिपके हुए सबके सब, है ना, लेकिन सिर्फ एक ही होता है। हाँ, कोरोना रेडिएटा, सबसे बाहर वाली परत कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर जोना पेलुसिडा। सबको क्लियर हो गया, ठीक। जोना, जोना कहां लिखा है मैंने, जोना है वो, जोना, ZONA। क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसको थ्योरी में देखोगे तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, सिर्फ समझना होता है आपको। अंडाणु की संरचना को समझो और उसके बाद फिर उसका क्या देखो, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई। हमने पीछे देख लिया था, यहाँ पर एक लाइन छूट गई थी ना, पेज देखो यहाँ पर है और मुझे याद ही नहीं है कि पेज भी था। चलो मैं वो वाला डायग्राम आपको दे दूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से क्रिया हमने पढ़ लिया था, यहां से निषेचन की क्रिया पढ़ रहे। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु, स्पेशल लिखा है एक शुक्राणु, याद रखना, अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण का जो जोना पेलुसिडा होता है वो पारदर्शी होता है, ये हमने पढ़ा था, स्तर के संपर्क में आता है और ये अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उच्च स्तर में बदलाव प्रेरित करता है, बताया ना। तो यहां पर ये कौन सी भी फास्ट जो ब्लॉकेज की क्रिया पड़ी थी, और सेकंड वाला कब होगा, अगर और भी कोई आ रखे होंगे तो वो उसके रिसेप्टर को ही खत्म कर देता है जो जोना पेलुसिडा के लगे रहता है, या आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाँ ठीक है। देखो इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। क्लियर हो गया ये बातें कि क्यों एक को सिर्फ एक ही करेगा, बात क्लियर। अग्रपिंडक का स्रवण शुक्राणु के पारदर्शी अंडावरण के मध्य से अंडाणु के कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म तक और प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। तो मैंने अग्रपिंडक यानी कि जो एक्रोसोम था उसके अंदर जो एंजाइम्स भरा है वो यही काम करेगा, उसको भेदने का काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर। यह द्वितीयक अंडक के, अब देखो जैसे न्यूक्लियस अंदर प्रवेश हो गया तो यहाँ पर जो द्वितीयक अंडक था, सेकेंडरी oocyte था, कि अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है, करा। दूसरा जो अर्धसूत्री विभाजन भी क्या होगा, असामान्य होता है। असामान्य कैसे, एक छोटी पोलर बॉडी बनी और एक क्या बना, बड़ा ओवम बना, है ना। तो ये क्या बोलते हैं, असमान विभाजन इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसके फलस्वरूप द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बना, है ना, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी, इसकी रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु की यानी कि डिंबाणु की रचना होती है। और ये वाला अंडाणु क्या है, परिपक्व है। इतनी बात क्लियर। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन यानी कि फ्यूजन हो जाता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज की रचना हो जाती है। इतनी बात क्लियर, सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए इतनी बात सबको क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, क्यों सिर्फ एक ही स्पर्म आगे चल करके एक ओवम से संलयित होगा, सबको क्लियर हो गई है, ठीक। चलिए इसके आगे फिर हम लिंग निर्धारण अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इस टॉपिक को आप जरूर एनसीईआरटी से एक बार रिवीजन करोगे, ठीक है, उस लाइन को पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।